नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, आदाब है, सभी को राम राम है, सत श्री अकाल है। और हम शुरू करते हैं आज बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक। ये टॉपिक जो है एनसीएफ 2005, ये मैं आपको लाइव क्लास में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही अच्छा एक विषय है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं हम आपको लाइव में पढ़ाएं और वहाँ पर क्वालिटी की कमी के चक्कर में ये आप कम समझें या इससे कम लोग जुड़ें। हम चाह रहे हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त आप महती, अब चूँकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाला, प्यारे बच्चे, बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये टॉपिक सभी जुड़ें और बहुत ही ध्यान से समझें, पढ़ें और एग्ज़ाम में सही करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। चालू करेंगे हम इस टॉपिक की चर्चा आज। बहुत ही सभी ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही ठीक टॉपिक है और इसकी एक बहुत ही अच्छी महत्ता है अपनी पूरी की पूरी सीडीपी में, या आप कहें पेडागोजी में, इसको याद रखेंगे। तो हम प्यारे बच्चे, हमारे पास है एनसीएफ 2005 या 2015। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और फिर हम इसके मायने को आगे चलकर देखेंगे। तो अगर हम एनसीएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो हम यहाँ से शुरू करेंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ के प्यारे बच्चे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल, क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या 2005। अगर इसी को हम हिंदी में कहें तो ये हो जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसको कहा जाता है या इसका नाम होता है। सबसे पहली बात तो ये। अब ये एनसीएफ क्या होता है, सबसे पहले 2005 भूल जाइए, 2004 भूल जाइए, 2003 भूल जाइए, कब आया कब नहीं है इसकी बात आप बंद करिए। सबसे पहले ये देखिए कि आखिर 2005 जो एनसीएफ है, एनसीएफ क्या होता है, ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले हम इस बात पर फोकस करेंगे। एनसीएफ प्यारे बच्चे एक ऐसा एक दस्तावेज होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो पाठ्यक्रम चलेगा, पाठ्यक्रम मानी जो कोर्स होगा, जो बच्चे जो पढ़ेंगे उसको किसी प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, उसमें नॉर्म्स क्या क्या होना चाहिए, आप किसका किसका ध्यान रखेंगे कि इसमें इस चीज़ों को। इसका मतलब कहने का ये है कि आप या कोई भी सरकार जब कभी करिकुलम फ्रेमवर्क बनाती है तो उसको याद रखना होता है कि हमारे देश में ज़रूरत क्या है। अगर हमारे देश में हमें बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है, हमें बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय समझ की ज़रूरत है, तो ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए जो राष्ट्रीय तथ्य के हों, जो राष्ट्रीय महत्व के हों। अगर हमारे देश में हमें मानकीकरण की ज़रूरत है, हमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, तो हम उस प्रकार का पाठ्यक्रम लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा हो वो प्रौद्योगिकी की शिक्षा हो, वो औद्योगिक शिक्षा हो, तो हम वहाँ पर औद्योगिक पाठ्यक्रम को शामिल करेंगे। यानी कोई भी देश, कोई भी एक राष्ट्र, कोई भी एक राज्य जब करिकुलम फ्रेमवर्क करता है, यानी जब पाठ्यचर्या की रूपरेखा को बनाता है, तो भैया इन सब बातों का याद रखा जाता है। आप कहेंगे क्या 2005 में ही फ्रेमवर्क बना? नहीं, इसके पहले भी 3 प्रकार के फ्रेमवर्क बन चुके थे। इसलिए चाहे इसको कहो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, हम इसको ये भी कह सकते क्योंकि ये चौथे नंबर का था। तो आप कहेंगे अगर ये चौथे नंबर का था तो 3 कहाँ चले गए, 3 कब आए थे? तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। जो पहला था हमारा वो बना था 1975 में। कब बना था? प्रथम। द्वितीय बना था 1988 में, और जो तृतीय था वो बना था कब? तो आप कहेंगे वो बना था हमारे 2000 में। कब बना था? तो वो बना था प्यारे भैया 2000 में। देश आज़ाद हुआ उसके बाद में 1968 में जैसे ही हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है, उसके बाद में एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है 1975 में, जिसको कहा गया प्रथम पाठ्यचर्या। ठीक, एक तो बनाया गया ये। दूसरे नंबर पर 1988 में बनाया गया द्वितीय पाठ्यचर्या बनाई गई, और तीसरे नंबर पर 2000 में हमारी
तृतीय पाठ्यचर्या को प्यारे बच्चे बनाकर तैयार किया गया। आपसे कभी भी प्रश्न नहीं पूछेगा कि किस सन में बनाया गया और किसने बनाया या किसने तैयार किया, बशर्ते हमें पता जरूर होना चाहिए कि किसने बनाया और कब बनाया और इसकी आवश्यकता क्या थी। ठीक है, तो हमें मेन पढ़ना है एनसीएफ 2005 यानी 2005, लेकिन इसको चतुर्थ कहते हैं। आपके इस प्रश्न का जवाब कि क्या इसके पहले कभी पाठ्यचर्या बनी ही नहीं थी, क्या सिलेबस यूं ही चल रहा था, यूं ही दौड़ रहा था? नहीं, बनी थी, लेकिन ये 3 पहले बन चुकी थी, इतनी मानकीकृत नहीं थी। ये आप कह सकते हैं 1975 में लोग भुखमरी से मर रहे थे या उस समय लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं था, तो उस प्रकार की पाठ्यचर्या रही। जब हमारा देश 88 पे आया तो उसको एक तब की ज़रूरतें कुछ और थी तो और प्रकार की थी। जब 2000 में आया, क्योंकि देखो हमारे देश में 2000 के पहले की अगर हम बात करें तो कक्षा 5 में या क्लास जब 5 में कोई भी बच्चा आ जाता था तब उसको ABCD सिखाना शुरू किया जाता था। आज आप देखते हैं कि भैया इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर एक अभी जब बच्चा स्कूल में जाता तभी उसको सॉरी थैंक यू सब बताना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि अभी हम भुखमरी से नहीं जूझ रहे हैं, अभी हम कहते हैं कि अशिक्षा से बहुत ज़्यादा जूझ नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये 3 जो हैं ये 3 बन चुके थे, कब? 75, 78 और 2000 में। उसके बाद में जो बना 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शुरू किया गया। अब प्यारे बच्चे क्या है कि जैसे कोई भी एनसीएफ बनाया गया है, कोई भी दस्तावेज तैयार किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है और कुछ ना कुछ उसके लक्ष्य भी जरूर होते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही सुकून से देखिएगा, आज आपको बहुत ही बढ़िया सी क्लास हम देने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आपने नोट कर ली, एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लेना। ठीक, और ये जो है हमारा ये लिखा रहेगा, देखो। तो सबसे पहले समझ जाइए कि आपसे पूछा जाएगा कि जो पाठ्यचर्या कितने पेज की है। देखो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आप NCERT की साइट पर जाइए और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपको पूरे दस्तावेज मिल जाएंगे। अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो आप लिखेंगे यह एक क्या है, यह एक दस्तावेज है, दस्तावेज है। इसमें कितने पेज हैं तो आप कहेंगे यह 180 पेजों का, कितने का? 180 पेजों का ये दस्तावेज है। और सबसे बड़ी बात फिर यहाँ पर आती है प्यारे बच्चे कि मुझे ज़रा ये बताओ कि ये जो दस्तावेज बना, ठीक बात है, इसको बनाने का जो आधार क्या था? तो आधार सुनो, इसका आधार क्या था बनाने का, मतलब किस आधार पर बनाया गया था? तो हमारे अगर हम बात करें अगर इसके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, अब जैसे ये कि एक दस्तावेज तो कोई ना कोई कमेटी बनी होगी। अब भाई दस्तावेज बनाने के लिए कुछ ना कुछ विद्वान तो लाने पड़ेंगे, एक कमेटी बनानी पड़ेगी, उसी कमेटी में कुछ सदस्य बनाने पड़ेंगे। अरे वही लोग मिलके तो बनाएंगे दस्तावेज, या दस्तावेज अपने आप से ही बन जाएगा? तो जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे, ध्यान से सुनिएगा, NCF 2005 को बनाने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे या कहते हैं जो चेयरपर्सन थे, वो कौन से? तो वो थे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। अब आपको पता चलेगा यशपाल अकेले तो कोई काम कर नहीं पाएंगे, यशपाल अकेले तो पूरी रिपोर्ट बना नहीं पाएंगे, 180 पेज बनानी है। तो इनके साथ में अगर पूछा जाए सदस्य संख्या कितनी थी, कितने सदस्य जुड़े हुए थे, तो आप कह देना कि भैया इनके साथ में 38 यानी 38 सदस्य जुड़े हुए थे। कितने जुड़े थे? तो आप कहेंगे इनके साथ में 38 सदस्य उस समय काम कर रहे थे। अब देखो यशपाल समझ गए, अध्यक्ष कौन था इस पूरी कमेटी का? इसको बनाने वाली जो कमेटी थी उसका अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर यशपाल थे। यशपाल जी तो इन्होंने क्या किया था कि 1993 में एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। अब इसका क्या होता है? देखो हमारे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में बड़ा बोझ रहता है, पेपर में पास होना है, काम पूरा करना है, स्कूल में ये बुकें लेके जानी है, तो ये बोझ है। यशपाल ने कहा कि भैया देखो बच्चा है, उसको तुम पढ़ा रहे हो, उसको रोबोट थोड़ा ना बना रहे हो, तो उसको फ्री होकर के पढ़ने दीजिए, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के। तो 1993 में, ध्यान से सुनते जाना, गड़बड़ न करना, 1993 में जो हमारे यशपाल हैं ये एक थीम लेकर के आए थे जो था शिक्षा बिना बोझ के। क्या नाम था उसका? शिक्षा बिना बोझ के।
यानी इसको कहा गया था लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन माने शिक्षा बिना बोझ। ये भैया झा लिखा हुआ है, बोझ ना समझना है। ये क्या लिखा हुआ है? बोझ माने बर्डन, बोझ की। तो ये एक थीम लेकर के आए थे और यशपाल की यही जो थीम थी यही आगे चलकर आधार बनी किसका? तो आप कहेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का। तो आज से पूछे बताओ इस पाठ्यचर्या का आधार क्या था? तो आप कहेंगे शिक्षा बिना बोझ के, जो कि 1993 में यशपाल जी इस थीम को लाए हुए थे। ठीक है, तो आधार पता चल गया। अब जब आधार हो गया तो आप ये भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ लक्ष्य भी तो होंगे। मैंने अभी ये भी कहा था कि अगर आप हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, आप इंटर पढ़ रहे हैं, आप बीएससी पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई गोल है। जैसे आप इस क्लास में आए हैं तो आपका एक गोल है कि हमें टीचर बनना है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें शिक्षक की नौकरी चाहिए, यानी लक्ष्य होता है। ऐसे यशपाल जब या कोई भी सरकार अगर एनसीएफ इनसे बनवा रही है तो कोई ना कोई एक लक्ष्य तो रहा होगा। तो लक्ष्य क्या था ये भी सुनिए। अब देखो, अगर आप किसी को बिना बर्डन के अगर आप शिक्षा ग्रहण करवा रहे हो तो आपका लक्ष्य होगा कि इसको ज्ञान मिल जाए। भाई यशपाल थोड़ा ना सोचेंगे कि हमें इसको पुलिस बनाना है तो पुलिस वाली शिक्षा लाओ, वो तो फिर बर्डन हो गया, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं है कि भैया हमको शिक्षा की भर्ती पास करनी, तो बर्डन है दिमाग में। तो यहाँ पर जब शिक्षा बिना बोझ के है तो लक्ष्य भी ऐसे ही फालतू का होना चाहिए या ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य था आत्मज्ञान का निर्माण। क्या था? तो आप कहेंगे लक्ष्य था आत्म ज्ञान का निर्माण। बताइए कोई समस्या तो नहीं है? लक्ष्य था आत्मज्ञान या कंस्ट्रक्ट द सेल्फ एक्चुएशन था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भैया यह एक दस्तावेज था। पेज कितने थे? तो आप कहेंगे 180 पेज थे। आधार क्या था? तो 1993 में यशपाल ने जो थीम दिया था शिक्षा बिना बोझ के, यही इसका आधार बना। और लक्ष्य क्या था? आप कहेंगे आत्मज्ञान का निर्माण लक्ष्य था। ये जो कमेटी बनी पूरी, ये जो फ्रेमवर्क वाली जो पूरी कमेटी बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। और सदस्य कितने थे? आप कहेंगे 38 सदस्य इस पर शामिल थे। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक, देखो अब आगे। अब ठीक है, चलो भाई ये बना रहा है, तो अब जिसे कौन सी कमेटी कौन सी थी? भाई अगर हमने कहा कि प्रोफेसर यशपाल अध्यक्ष थे तो कौन बना रहा था, कौन सी कमेटी बना रही थी? तो यहाँ से ज़रा एक बार स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे की हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। देखो यशपाल जी को लिखा रहने देते हैं, ठीक, हटा देते हैं इनको, बाद में हम लोग लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्लास है, आप क्लास में आगे बढ़ें उसके पहले आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी जो उंगली है उसको लाइक बटन पर ले जाएं और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं सब्सक्राइब किया है, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी क्लासें इसके बाद में हम प्रयास करेंगे। RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009, तो हम उसकी भी बात करेंगे इसके बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखो क्या होता है, तो वो जो कमेटी थी किसने बनाया था, किसके संरक्षण में बन रही थी? तो आप कहेंगे जो कमेटी थी जो बना रही थी उसका क्या नाम था? तो एक बहुत सा बढ़िया सा नाम आता है, सब लोग बार बार कहते हो, NCERT। क्या था? NCERT, जिसको आप क्या कहते हैं? नेशनल, क्या कहते हैं? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं नेशनल, इसका फुल फॉर्म भी सुन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये था। ठीक, तो अगर पूछा जाए कौन सी कमेटी बना रही थी या किसके अंडर में था, कौन सी संस्था बना रही थी, किस संस्था के अंतर्गत ये सारे लोग बैठे थे, तो आप कहेंगे NCERT बना रही थी, जो कि जिसका होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद, इसको कहा जाता है। अब देखो इसमें हुआ क्या है कि अब अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मान लो आप शिक्षा एक दस्तावेज बना रहे हो शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के उद्देश्य ऐसा तो है नहीं केवल नौकरी ही पाना है। शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना,
शिक्षा का उद्देश्य होता है मानसिक विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य होता है सांवेगिक विकास करना, शिक्षा का ही उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास करना। यानी शिक्षा के अंतर्गत वो समस्त एस्पेक्ट्स आते हैं, वो समस्त परिप्रेक्ष्य आते हैं जिनसे हमारा दैनिक जीवन, जिससे हमारा भविष्य, वर्तमान और भूत जुड़ा हुआ है। ठीक है बात? आप कहें ठीक है। तो क्या केवल यशपाल 38 व्यक्तियों को, 38 व्यक्तियों को एक जगह जमा करके उनसे चर्चा करेंगे तो क्या ये फ्रेमवर्क बन जाएगा? बोले नहीं। तो करना क्या पड़ा? तो इनको, उन सदस्यों को कई ग्रुप में बांटना पड़ा, और जो कहलाए फोकस ग्रुप, माने एक ग्रुप किसी एक समस्या पर फोकस कर रहा है, उसे कहेंगे फोकस ग्रुप ज्ञानी। तो सबसे पहले ये जानिए कितने फोकस ग्रुप थे। अगर पूछा जाए बताओ एनसीएफ 2005 में कितने फोकस ग्रुप थे, तो आप कहोगे जो फोकस ग्रुप थे कौन थे? आप कहोगे ये थे 21। अब देखो 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, यानी 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। अब इन ग्रुप का काम क्या था? एक मिनट। इन ग्रुप का क्या, इन हर एक ग्रुप को एक अलग अलग काम दिया गया कि भैया देखो, एक ग्रुप से कहा गया देखो तुमको ये देखना है कि बच्चे इस समय सांवेगिक रूप से कैसे सोचते हैं, इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो कैसा है। एक ग्रुप से कहा गया तुम जाओ ये देखो कि इस समय मेंटलिटी क्या चल रही है। एक ग्रुप था उससे कहा गया तुम जाओ इस समय देखो कि समाज की आवश्यकताएं क्या हैं। एक ग्रुप से कहा गया ये देखो कि इस समय जो है रोजगार के आधार क्या हैं। भाई आपको अगर करिकुलम बनाना है, आपको पाठ्यचर्या बनानी है, तो आपको उसमें सारे एस्पेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं अर्थमेटिक हम क्यों पढ़ते हैं? अर्थमेटिक हमारा पढ़ने का बस एक ही आधार होता है कि अगर हम बाजार जाएं, अगर हम मार्केट जाएं, तो जो रोज़ जैसे आप मार्केट गए, आपने एक बुक खरीदी, उसने कहा कि भैया हम 10% आपको मार्जिन देंगे। आपको जब मार्जिन निकालने नहीं आता है, जब आपको परसेंटेज आता ही नहीं है, तो क्या समझ पाओगे 10% इसने कहा तो कितना रुपए कम हो जाएगा। यानी अगर प्रतिशतता नहीं पढ़ाई जाए, अगर आपसे कहा गया कि बताओ ये जो किताबें हैं ये सब 10, 15, 20, 25, 50 रुपए की हैं और इसमें सबका एवरेज निकाल लो, फिर एवरेज में हम 10% का मार्जिन दे देंगे। आप कैसे निकालेंगे जब आपको आता नहीं? यानी शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे भी तो रिलेट कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये फोकस ग्रुप क्या है? फोकस ग्रुप समझ गए? फोकस ग्रुप माने किसी एक समस्या पर, किसी एक चीज़ पर केंद्रित करके जो कमेटी ने काम किया उसे फोकस ग्रुप कहा गया। कितने फोकस ग्रुप थे? तो आप कहेंगे इनके पास में 21 फोकस ग्रुप थे। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक बात जो है वो समझ में अब तक आ चुकी होगी। और अब हम आगे की बात करते हैं। आज से पूछा जाएगा बताओ अगर एनसीएफ बना तो एनसीएफ में टीचर का रोल क्या रहा होगा? अरे टीचर कैसे देखा गया होगा? तो याद रखिएगा जो टीचर का रोल था, देखो हम सब कुछ लिखते जा रहे हैं जो जो आपको ज़रूरत है। टीचर का जो रोल था, या आप कहते हैं कि अध्यापक की जो भूमिका रही थी इसमें, अध्यापक की भूमिका किस रूप में टीचर को देखा गया? मतलब इसमें जब अब देखो अगर इसका जो आधार है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी टीचर को नेता नहीं बनाना है, टीचर को उसको डांटना नहीं है, टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है बच्चे का। यानी तो फिर बताओ टीचर कैसा होगा? तो टीचर एक सुविधादाता के रूप में यहाँ पर देखा गया है, सुविधादाता के रूप में देखा गया है, जिसको आप कहते हैं फैसिलिटेटर, यानी सुविधा फैसिलिटी देने वाला। क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता। माने टीचर क्या है? सुविधादाता। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ पढ़ाई करने में, मैं आपकी सुविधा ही तो कर रहा हूँ कि भैया देखो ये आता है पेपर में, इसको पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। क्या क्या पूछा जाता है? तो फोकस ग्रुप पूछा जाता है, भूमिका ये होता है, कमेटी ये होती है। हम आपको सुविधा ही तो दे रहे हैं कि हम आपको डांट रहे हैं, कि हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, कि हम आपके पढ़ाई में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसा हमारा रोल है वैसा ही आप समझ लीजिए सुविधादाता का रोल होता है, फैसिलिटेटर का रोल टीचर का इसमें बताया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बताओ एनसीएफ बना तो। अब एनसीएफ जब बना होगा भैया तो शुरुआत भी तो की होगी। तो कहा जाता है बताओ एनसीएफ की जो शुरुआत थी वो किन लाइनों से की गई थी? तो याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको आना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। देखो ध्यान से सुनो, क्या हम इसको हटा दें? एक बार ज़रा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बशर्ते बात इतनी है कि आपको थोड़ा ध्यान इसमें देना ज़रूर पड़ेगा।
बहुत बार एनसीएफ को बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आपसे एक विचित्र रूप से इसको पेश किया जाता है। ऐसा ये कुछ नहीं है भैया प्यारे बच्चे, ऐसा ये कुछ भी नहीं है। इसका आप याद रखेंगे। और क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर कहा जाए कि भैया बताओ इसकी शुरुआत कैसे की गई, तो शुरुआत किन लाइनों से हुई, कैसे हुई, हम आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर का एक क्या है, निबंध है, जिसको कहते हैं सभ्यता एवं प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस नाम का एक निबंध है, किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिसकी फर्स्ट लाइन है क्या है, तो जिसकी फर्स्ट लाइन है प्यारे प्यारे भैया कि सृजनात्मकता, जिसकी पहली लाइन है प्यारे भैया, सृजनात्मकता एवं उदार आनंद। सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की दो कुंजी हैं और इन्हें नासमझ संसार से खतरा है। क्या बताया गया, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो अगर इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, हम वो पूरा सेंटेंस आपको हूबहू लाइन लिखाते हैं और बहुत बार पूछी गई है और आपको आनी भी चाहिए। तो अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव भी कहते हैं, रविन्द्रनाथ जो हमारे टैगोर जी थे, इनका एक निबंध था। कौन सा था, तो निबंध का नाम है सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। एंड प्रोग्रेस के अंदर एक लाइन आती है और लाइन क्या है, ये कथन क्या है, एग्जैक्टली इसी कथन से शुरुआत होती है। क्या कथन है, तो कथन की शुरुआत होती है सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं। क्या है, सृजनात्मकता। सभी लोग बेहतर नोट्स बनाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए। सृजनात्मकता एवं उदार आनंद, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलो, सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं और इसे ना समझ वयस्क संसार से, क्या कहा गया इसके आगे, इसे ना समझ वयस्क संसार से, वयस्क संसार से खतरा है। अब आप समझ गए ना, तो याद रखना ये पूरा स्टेटमेंट शुरुआत में ही लिखा है। हमने अभी बताया कि आप चेक कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी की साइट पर जाइएगा और वहाँ पर एनसीएफ 2005 को सर्च करिएगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, 280 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर बना हुआ है। और उसकी प्रथम जो लाइन है वही है, सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे साथ में इंग्लिश के भी छात्र जुड़े हैं, वो क्या कहेंगे, तो इंग्लिश वाले कहेंगे क्रिएटिव स्पिरिट। क्या कहेंगे, तो कहेंगे क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय। जेनरस जॉय क्या कहेंगे, क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय आर टू की एलिमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड। आर टू की एलिमेंट्स ऑफ जॉय। अरे याद रखोगे ना भैया, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि बच्चा जो है ना उसमें सृजनात्मकता होती है। देखो अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हैं, यानी जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे कि हमें टायर बनाना है, छोटे छोटे वो जो गाड़ी होती है बनाना है, तो हम चप्पल को काट के बनाते थे या माटी के बनाते थे, तो उसमें एक क्रिएटिविटी रहती थी। आज जो भौतिक संसार है वहाँ पर सब चीज़ें आज हमारे हाथ में उपलब्ध हैं, तो हमारी जो सृजनात्मकता है, बच्चों की जो सृजनात्मकता है वो जा रही है। और उसी सृजनात्मकता में एक उदार सा आनंद था, मज़े थे। अभी तो जा रहा है धीरे धीरे, बचपन की कुंजी थी, लेकिन आज दौर कुछ दूसरा चल रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, चूँकि 2005 में बनाया गया था, तब हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, तब हमारे भारत में क्या कहते हैं छोटा वाला मोबाइल आया था और जेब रिले लोगों के पास था।
और पीसीओ का ज़माना था तो लोग यही करते, सृजनात्मकता है उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं और इसे ना समझ वैसे संसार। मतलब जैसे हम बड़े हो गए हैं, आज जो हमारे छोटे बच्चे आते हैं उनको सिखाते हैं ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अरे बचपन है, करने दीजिए। जब बच्चे से कुछ चीज़ बिगड़ती है, कोई चीज़ वो तोड़ेगा फोड़ेगा, तब अगली बार उसको समझदारी आ जाती है कि नहीं नहीं ये गलत बात है, तो ऐसी बात है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा वैश्य संसार से खतरा है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों से ये आस लगा देते हैं कि ये प्रथम आएगा, इसको फर्स्ट ही आना चाहिए। अरे आपने ऐसा कौन सा तीर मान लिया है जो बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये फर्स्ट ही आना चाहिए? बच्चा है, थोड़ा सा सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, और फर्स्ट आ गया तो कौन सा 4 चांद लग गए। तो बच्चे को फ्री रखिए, और यही ये एनसीएफ बताता है। तभी कहा गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा या अधिगम बिना बोझ की, यानी बोझ मत डालिए, वो जैसा कर रहा है वैसा करिए। कुछ चीज़ें उसकी सुधारने की कोशिश करिए, लेकिन कुछ में उसको छोड़ भी दीजिए। बच्चा है, छोटा है, आगे देखा जाएगा। ठीक है बात? तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमको 5 हमें सिद्धांत पढ़ने होते हैं जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। उसके बाद में करिकुलम फ्रेमवर्क यहीं पर दफन हो जाएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति यानी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस नामक जो निबंध है, क्या है याद रखने, ये निबंध है इनका, क्या है निबंध यानी ऐसे ऐसे है, इसी की लाइनें हैं। अब कहाँ इसमें किसकी लाइन ये नहीं पता है, लेकिन एनसीएफ जो शुरू होता है ये इस निबंध की इन लाइनों से शुरू होता है। इतना आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे ताकि कभी भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको 4 वीडियो ना देखने पड़े। ठीक है, और ऐसे जितने भी टॉपिक हैं उन सबको हम यूँ ही बहुत ही बेहतर तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी जब परीक्षा में जाएं तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास प्यारे बच्चे होते हैं, हमारे पास जो लास्ट बच्चा है वो कहते हैं 5 गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास में। यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं किसको बनाने के, तो आप कहेंगे करिकुलम बनाने के, पाठ्यक्रम बनाने के मार्गदर्शक लिख देता हूँ। पाठ्यक्रम निर्माण के यहाँ पर बताए गए हैं इस वाले फ्रेमवर्क में, पाठ्यक्रम निर्माण के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पर पहले भैया दिए गए हैं। और अगर इन सिद्धांतों को आपने दिमाग में रख लिया तो आप समझें कि आपने फिर करिकुलम का जो ये एनसीएफ है उसका सब कुछ पढ़ लिया, पूरा किला आपने जीत लिया। ठीक, अब देखो पहला नंबर क्या है। अब ये 5 छोटे छोटे सेंटेंस हैं, 5 लाइनें हैं, आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर देखो जो 5 निर्देश दिए गए हैं, चाहे कहो चाहे 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर जो इनको फॉलो करता है, या आप कहते हैं एनसीएफ 2005 इन्हीं को फॉलो करता था। जैसे रटने वाले, पहला क्या है, रटने वाले तरीकों से दूर जाना, रटने वाले तरीकों से दूर, इसको यहाँ पर नहीं क्योंकि यहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे तो फिर दिखेगा नहीं, इसको आगे से लिखते हैं थोड़ा। ठीक, क्योंकि 5 ही लिखने हैं, यहाँ से लिखते हैं। पहला है रटने वाले तरीकों से दूर जाना, रटने वाले तरीकों से दूर जाना। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग, यानी पहले हमें क्या कहा, हम लोग रटाते थे कि देखो भैया ऐसा होता है तो इसको रट लीजिए। रटना नहीं है, हमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वे में बताना ताकि बच्चा बोझ ना ले पाए। भाई लर्निंग विदाउट अगर बर्डन करनी है, रटवा रहे हो तो बोझ ही तो दे रहे हो, तो फिर लर्निंग विदाउट बर्डन कैसे हो पाया। माने अगर बर्डन को कम करना है, सबसे पहले रटना हटाओ, समझाना, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, रटवाओ मत, उसको मजबूर मत करो। एक बात हो गई। दूसरी बात की अगर हम बात करें कि भैया एक तो हो गया कि रटवाना नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बात करें तो हम कहेंगे ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। यानी जैसे कि हम मान लो कभी कभी हम आप करते भी हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम आपको सिखाते हैं, हम कोई पढ़ा रहे हैं तो हम आपकी रियल लाइफ से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तो कहते हैं यहाँ पर ज्ञान को क्या होता है, दूसरा ज्ञान को बाहरी
जीवन से जोड़ना। यानी जो नॉलेज है जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल से अगर जोड़ देंगे तो समझिए कि आपने करिकुलम के इस वाले एस्पेक्ट को भी पूरा कर लिया। भाई बच्चे को आप ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं कि नहीं तुम समझो कि जो है मौर्य काल में व्यवस्था कैसी थी, उसको आज की व्यवस्था से जोड़ो ना, उसको रियल लाइफ से जोड़ो ना उसकी। अगर आप रियल लाइफ से जोड़ने में कामयाब हो गए तो आप फिर उसको कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर अगली बात करें, अब देखो एक सबसे बड़ा जो हवा होता है पेपर का, जैसे ही पेपर आए लड़के बीमार होना शुरू कर देते हैं, तुरंत बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उनको डराना नहीं, उनको बताना है कि पेपर कुछ नहीं होता है। अब देखो, अच्छा बताइए परीक्षाएं क्यों होती हैं? तो आप कहेंगे परीक्षाएं इसलिए होती हैं ताकि जो भी हमने पढ़ाया उसको जांच सकें। अच्छा बताओ, हर बच्चा क्या परफेक्ट हो सकता है क्या हर फील्ड में? अरे नहीं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो, आप तो करना क्या है कि जो एग्ज़ाम उसको अत्यधिक लचीला बनाओ, अत्यधिक उसको फ्लेक्सिबल बनाओ, ताकि हर कैटेगरी का बच्चा उस पर सेट हो सके, ताकि उसका जो मोरल है वो ऊपर हो, और तभी तो आप कुछ आगे पाठ्यक्रम को बढ़ा पाएंगे। तो तीसरा जो है वो है परीक्षाओं को अत्यधिक लचीला बनाना। इसीलिए देखो एक नियम है, नो डिटेंशन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है, ध्यान से सुनना। एक पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी, सरकार लेकर के आई थी 2008 में, जिस भी सन में लाई थी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप 1 से लेकर के कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। तो जब ये करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया था ना, इसके बाद में सरकार ने बनाया नो डिटेंशन पॉलिसी। अरे बच्चा कैसा भी हो, कितना भी बेकार हो, कितना भी अच्छा हो, फेल नहीं करना है आपको। फेल तो कर ही नहीं सकते। यही काम कोरोना में हुआ है। बच्चा चाहे जितना बेकार रहा हो, बिना जब परीक्षा के आप रिजल्ट निकालोगे तो क्या होगा? तो यही पॉलिसी याद रखना, नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है किसी को भी फेल नहीं कर सकते हैं आप। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी बच्चे को फेल कर दें, फेल नहीं कर सकते हैं। ये होती नो डिटेंशन पॉलिसी, तो इसको याद रखना, ठीक है? आगे चल के लिख लेना। अब देखो आगे का जो चौथा है वो कहता है पाठ्य पुस्तकों से परे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। अगला क्या कहता है? अगला कहता है पाठ्य पुस्तकों से परे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना यानी केवल और केवल किताबों में जो पाठ्यक्रम है उसको ही थोड़ी ना पढ़ा देना है। अरे इससे परे भी जाओ, आप कुछ ऐसा भी उसको सिखाओ। अच्छा तुम बताओ, आप सभी बताना, कोई अगर बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, आप अगर उसको नहीं सिखाओगे कि माता पिता से कैसे बातचीत करनी है, भाई घर में वो नहीं सीख रहा है। तो पाठ्यक्रम से परे जाइए, उसको नैतिकता की बातें बताइए, उसको परिवार में कैसे व्यवहार करना है, मतलब आपको ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी तो आप फैसिलिटेटर हैं, तभी तो आप सुविधादाता हैं, आपको सिखाना पड़ेगा। तो केवल पाठ्यक्रम किताब का रटाना नहीं है, उसको इसको अप्लाई करना, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखानी है। तो ये हो गया 4, अब बचा है एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट करो, हम लास्ट भी लिखते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। लिख गया? आप कहेंगे जी हाँ। देखो 4 हो गए, अब हम बात कर रहे हैं अपने 5वें की, ठीक? तो ये अब गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो हूबहू ऐसे ही याद रखना, इनमें कोई हेर फेर नहीं करेंगे। जो भाषा लिखी है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा आपको इनको याद करना है। 5वें नंबर की बात करते हैं। तो 5वें नंबर कहता है कि जो हमारी राजनीतिक चिंताएं हैं, जैसे आज राजनीति का सबसे बड़ा एक जो चिंता ये है कि लोग राज्यवाद में पड़े हैं, लोग शहरवाद में पड़े हैं कि हमारा शहर, हमारा राज्य। अरे हमारा राज्य है ही नहीं, हमारा शहर, कौन सा शहर, कौन सा राज्य? अरे हमारा देश है। हम कहाँ के निवासी हैं? लोग कहते हैं कानपुर के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, हम भारत के निवासी हैं। यानी हमें जो चाहिए देश के विकास के लिए, जो हमको राष्ट्रीयता अगर हमको उत्पन्न करवानी है, तो हम ऐसे ही पाठ्यक्रम का निर्माण करें। तो अगला है राजनीतिक चिंताओं के आधार पर राजनीतिक चिंताओं के आधार पर
क्या करना है? जो हमारी राजनीतिक चिंता है, राजनीतिक चिंता का मतलब है कि हम जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर चुनौतियां कहाँ आ रही हैं। आज हिंदू मुस्लिम में चुनौतियां आ रही हैं, तो ऐसा कुछ पाठ्यक्रम डेवलप करो जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ आएँ और जो जातिगत भेदभाव है इसको हम कम कर सकें। तब तो पाठ्यक्रम ने काम किया। आपने अगर रटा दिया तो क्या पाठ्यक्रम ने खाक काम किया? तो राजनीतिक चिंताओं के आधार पर एक पहचान का पोषण करना, एक आधार पर एक पहचान का पोषण करना, यानी आपकी जो राजनीतिक चिंताएं, जैसा आप बनाना चाहते हैं बच्चा को, जैसा आप चाहते हैं कि भैया ये देश के इस काम आए या हमें युवा ऐसा चाहिए, वैसा ही डेवलपमेंट करिए। जब वो कक्षा 1 से लेकर के 1 से लेकर के 12th तक या आगे तक ग्रेजुएशन में आगे जब वो आगे पढ़ेगा तो जैसा जैसा वो पढ़ेगा वैसा वैसा ही वो बन जाता है। भाई पढ़ाई ही तो हमें बताती है। हम पढ़ते हैं औरंगजेब, हम पढ़ते हैं सल्तनत काल, तो हम देखते हैं कि मुसलमानों ने कितना अत्याचार किया, तो हम मुसलमान के कहीं ना कहीं विरोधी हो जाते हैं। लेकिन हमको नहीं होना है, क्योंकि हमको रहना एक देश में है। और कुछ मुसलमानों की वजह से हम समस्त पूरे कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को, या किसी एक हिंदू की वजह से हम पूरे समुदाय को, किसी एक सिक्खी की वजह से पूरे समुदाय को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं, और ये हमारे पक्ष में भी नहीं होना चाहिए। और हम और आप सभी शिक्षक हैं, हमें इस चीज़ को लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से चलना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे यूं ही वीडियोस पाने के लिए आप कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें। आज मैं यहाँ आपसे विदा चाहूँगा। अगले वीडियो में आपसे जुड़ता हूँ नए वीडियो में RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 के साथ में। अगर आपने इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, ज़्यादा से ज़्यादा सराहा, तो ज़रूर हम इसी प्रकार के बहुत सारे टॉपिक बनाने के लिए वचनबद्ध हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।